हम सबको ऐसा लगता था कि 21वीं सदी हमारे सामने बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज पेश करेगी, जो कि वो कर भी रही है। नई नई तरह के चैलेंजेस होंगे, नए नए तरह के हमारे सामने इश्यूज होंगे, नए नए तरह के लाइफस्टाइल्स होंगे, नई नई तरह की सोच होगी। लेकिन उसके बावजूद भी एक सोच, एक इशू इतना पुराना है तो शायद आज भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, और वो है शादी का इशू। जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने निकल कर आती है वो होती है शादी। अब चाहे आपकी जॉब हो या ना हो, चाहे आप लोग ढंग से कमा रहे हो चाहे ना कमा रहे हो, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन शादी एक ऐसा इशू है जहां पर हर कोई जेन्युइनली जानना चाहता है कि उनके जीवन में क्या होने वाला है। और अगर आप भी यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजी चैनल्स देखते हैं तो आपको ये मालूम है कि दूसरा, 7वां और 11वां घर मिलकर आपके जीवन में शादी को ट्रिगर कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी शादियां हो भी रही हैं और बिखर भी रही हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कि वो शादी का लेबल पाना चाहते हैं शादी कर लेते हैं। शादी की टाइमिंग चेक नहीं करते, कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करते, वो भी डीपली, और इस वजह से उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। पिछले 1 साल में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूं जिन्होंने रिसेंटली शादी की है और उनकी मैरिजेस 1 साल भी टिक नहीं पाई। वो लोग परेशान रहे, एक दूसरे से परेशान रहे, एक दूसरे की फैमिलीज को भी तंग किया, और फिर आखिरकार नतीजा ये होता है कि शादी को टूटना पड़ता है और उसके साथ साथ ही 2 लोगों को भी टूटना पड़ता है। उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद उनके जीवन में या तो प्यार नहीं है या फिर शादी कोई ऐसी चीज है जो उन्हें परेशानी ही देकर जाएगी। इन आइदर केस सच इससे कोसों दूर होता है। सच ये है कि जब जीवन में शादी की टाइमिंग आती है उस समय पर नेचुरली शादी के लिए आपके आसपास माहौल बनता है, और उस माहौल को अगर आप इस्तेमाल कर सके फॉर योर ओन गुड तो फिर आपकी शादी ना सिर्फ अच्छी होती है बल्कि लंबे समय तक टिकती भी है। और ये शादी आपके जीवन में आपको भी बेहतर बनाती है, आपकी जीवन शैली को भी बेहतर बनाती है, आपके पार्टनर को भी बेहतर बनने में मदद करती है। अब शादी की जो बात है वो हम सारी की सारी एक साथ एक वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर सकते, इसीलिए आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि शादी की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होती है, वो किस तरीके से पता किया जाता है, इनफैक्ट किन किन तरीकों से पता किया जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, और उसके साथ साथ ही हम थोड़े बहुत कंपैटिबिलिटी के टिप्स भी जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी जानेंगे कि शादी के लिए कुंडली मिलान, गुण मिलान कितना जरूरी होता है। सो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, कोई भी चीज को स्किप ओवर मत कीजिए, अदरवाइज आप उसके पीछे का लॉजिक जो है वो समझ नहीं पाएंगे एंड देन वो आपको अधकचरा ज्ञान मिलेगा विच विल नॉट बी गुड फॉर यू। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। इनफैक्ट दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, शादी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर लोग हमेशा से ही परेशान रहते हैं। पहले इसलिए परेशान रहते हैं कि शादी हो नहीं रही है, और फिर इसलिए परेशान रहते हैं कि शादी हो गई है। इनफैक्ट आज की दुनिया में ऐसा लगता था कि हमें अपने मिजाज के लोग बहुत इजीली मिल जाएंगे क्योंकि दुनिया खुल रही है, लोग अपने आप को ज्यादा समझने लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जितना ज्यादा हमें लगता है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, उतने ही ज्यादा असलियत में ऑप्शंस कम होते चले जाते हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने लव मैरिजेस की, एक दूसरे को पसंद करके शादियां की, ये सोचकर कि हमारा म्यूजिक का टेस्ट सेम है, हम एक ही जगह नौकरी करते हैं, सो एवरीथिंग विल बी क्वाइट द सेम। पर ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति वर्क प्लेस पे जैसा होता है वो असली जिंदगी में 100% वैसा हो, वैसा जरूरी नहीं है। और वही व्यक्ति समय के साथ साथ चेंज ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उनके जीवन में कोई बदलाव ना आए, उनकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव ना आए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके जीवन में आपकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव ना आए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और उसके साथ साथ ही ये जो ऊपरी कंपैटिबिलिटी की चीजें होती हैं कि हमें सेम म्यूजिक पसंद है, हम सेम जगह जाते हैं, हमें सेम चीजें अच्छी लगती है, हमें सेम खाना पसंद है, दे आर नॉट एग्जैक्टली द मेजर्स जिसको इस्तेमाल करके आपको अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए। हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारे उभर कर आने वाले ट्रेड्स होते हैं और बहुत सारे छिपे हुए ट्रेड्स होते हैं, वो जो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं। अगर उन पर्दे के पीछे काम करने वाले ट्रेड्स को हम नहीं समझते तो कोई भी शादी डिजास्टर में बदल सकती है। शादी छोड़िए, आपके जीवन का कोई भी रिलेशनशिप डिजास्टर में बदल सकता है क्योंकि आप सिर्फ ऊपरी बातें करते हैं।
अगर स्टेज पर एक प्ले चल रहा है तो आप सिर्फ एक्टर्स को देख रहे हैं, उन एक्टर्स के पीछे जो डायरेक्टर है अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो फिर शादी डेफिनेटली बिकम्स अ प्रॉब्लम। और एक बात का जरूर ध्यान रखिए, 100% किसी के छिपे हुए ट्रेड्स को पहचानना इज इम्पॉसिबल। आप अपने ट्रेड्स को भी नहीं पहचान सकते। सो द क्वेश्चन हियर इज, आर यू कंपैटिबल इनफ ये जानने के लिए कि भाई एक्टर्स के पीछे भी एक डायरेक्टर है, या फिर आप चीजें समझ ही नहीं पाएंगे और बाहर जो है, बाहरी तौर पर जो दिख रहा है, बाहरी तौर पर जो चीजें हो रही है सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देंगे और अपने रिलेशनशिप को बर्बाद कर देंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अ पर्सन इज अ होल। वो अपने वर्क प्लेस में कैसे एक्ट करता है, अपने परिवार के साथ कैसे एक्ट करती है, ये 100% उस व्यक्ति की पर्सनालिटी नहीं है। और उस पर्सनालिटी का 100% आप देखेंगे। गुस्सा होने पर वो कैसा महसूस करते हैं, खीज होने पर कैसा महसूस करते हैं, किन चीज़ों से खीज होती है, उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बुरी हैं, वो जानते हैं कि वो बुरी है और जिन्हें वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और ये इमीडिएटली नहीं हो सकता। So whenever we talk about compatibility, we have to ensure that we know our partners, और हमारे पास कम से कम वो नज़र है जिस नज़र से देखकर हम उन्हें पहचान सकें। यही वजह होती है कि जब शादी से पहले हम गुण मिलान की बात करते हैं, अष्टकूट सिस्टम इसे कहा जाता है, लेकिन ये अष्टकूट सिस्टम भी 100% आपको एक अंदाज़ा नहीं देता है शादी के बारे में। हाँ, ये आपको शादी के बारे में अच्छा स्नैपशॉट ज़रूर दे सकता है कि भाई इतने गुण मिल रहे हैं तो लगभग ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, यानी एक दूसरे को समझने की शक्ति रखते हैं। एक ही तरह के गाने सुनते हैं, ये कंपैटिबिलिटी नहीं होती, बल्कि कोई एक व्यक्ति मेटल सुनता है, दूसरा व्यक्ति गजलें सुनता है और वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, ये कंपैटिबिलिटी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये अष्टकूट मिलान सिस्टम जो है, यानी गुण मिलान सिस्टम जो है, वो हमें एक स्नैपशॉट देता है कि दो व्यक्ति इन जनरल एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं और वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे। ये 100% नहीं होता। कुंडली मिलान में आपको और चीज़ें भी देखनी होती है, दोनों ही पार्टनर्स की दशाएं देखनी होती है, उनके प्लैनेट्स आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं, उनकी दशाएं किस तरीके से काम कर रही हैं, विंशोत्तरी दशा खास तौर पर वो भी देखना होता है। तो ये एक कुंडली मिलान का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, जब भी हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तभी हमारे लिए वो अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं या आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कुंडली ज़रूर मिलाइए, डिटेल में मिलवाइए। किसी ऑनलाइन साइट पे जाकर 32 में से कितने गुण मिल रहे हैं ये मत देखिए। गेट अ डिटेल्ड कुंडली रीडिंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, और उस कंपैटिबिलिटी तक कैसे पहुंचना है ये भी समझिए, सो दैट योर मैरिज वर्क्स रियली फाइन। ओके, अब बात करते हैं कि मैरिज की टाइमिंग जो है वो कैसे देखी जाती है। देखिए, जो हमारा पुराना सिस्टम है उसके हिसाब से तो अ गर्ल शुड नॉट हैव हर फर्स्ट मेंसेस इन हर फादर्स हाउस। ये बहुत ही पुराना, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ख्याल है। ऑफ कोर्स हम इसको नहीं मानते हैं। नाउ गर्ल्स go on, now girls move out of their houses, they make careers for themselves and they are doing really well, and I totally appreciate it. Okay, so अब हमें क्या करना है, हमें मैरिज के टाइमिंग देखने हैं। आपने जितने भी YouTube वीडियोस अभी तक देखे होंगे, आई एम श्योर उसमें एक ही बात बोली गई होगी कि अपना सेकंड हाउस, अपना 7th हाउस और अपना 11th हाउस देखिए कि ये तीनों हाउसेस जब भी एक्टिवेट होंगे तो वो आपको मैरिज प्रॉमिस करते हैं। वेल एक्चुअली ये तीनों हाउसेस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सेकंड हाउस क्या दिखाता है? सेकंड हाउस दिखाता है हमारा पेरेंटल जो सिस्टम है, यानी जन्म के बाद हमारा जो घर था, हमारी फैमिली थी, उससे हमें क्या मिला है, उससे हमें क्या संस्कार मिले हैं, उससे हमें कितना पैसा मिला है, उससे हमें किस तरह की संस्कार हमने संचित किए हैं, कौन सी आदतें संचित की हैं। सो वो सारी चीज़ें जो फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं आपके दिमाग में, वो आपकी फैमिली से ही पड़ते हैं ना। तो सेकंड हाउस हियर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सेकंड हाउस डायरेक्टली देख रहा होता है 8th हाउस को। 8th हाउस को जनरली कहते हैं द हाउस ऑफ डेथ, द हाउस ऑफ लॉन्जेविटी, लेकिन 8th हाउस एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ को दर्शाता है, वो ये कि शादी के बाद आपका ससुराल या आपका जीवन अपने पति या पत्नी के साथ कैसा होगा, आपको ससुराल से क्या मिलेगा, या शादी करके आपको किन चीज़ों का गेन या किन चीज़ों का लॉस हो सकता है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 7वें घर की बात करते हैं। नेचुरल सी बात है कि 7वां घर आपके जो पार्टनर है उन्हें दिखाता है, आप किनसे प्रेम करते हैं, किस तरह के लोग आपको पसंद आते हैं, और उससे भी ज्यादा किस तरीके के लोग आपको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने एक पूरी सीरीज बनाई हुई है कि हर लग्न का 7वां घर क्या कहता है। 7वां घर दिखाता है हमारे ब्लाइंड स्पॉट को, और जो भी हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है मैरिज का, वो जानते हैं क्या बताता है? वो ये बताता है कि एक होल पर्सन होने के बावजूद, हमें कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, कुछ क्वालिटीज और कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। और हमारा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारा 7वां घर। उस 7वें घर से अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उन ब्लाइंड स्पॉट्स की तरफ हमें प्रोटेक्ट कर सके, या फिर हमें बचा सके, या उन ब्लाइंड स्पॉट्स की तरफ हमें आगाह कर सके, तो हमारे लिए काम बहुत अच्छे से होता है। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। मान लीजिए कि आपका असेंडेंट एरीज है, एरीज यानी कि मेष, यानी मेष लग्न के आप व्यक्ति हैं। तो आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो है आपका 7वां घर। 7वां घर कंट्रोल होता है लिब्रा के द्वारा, और लिब्रा यानी तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और आपके लग्न के स्वामी कौन हुए? मार्स यानी मंगल। अब हम क्या देखते हैं कि मेष लग्न में जन्मे हुए व्यक्ति अपने आप को लेकर तो बड़े हाइपर अवेयर होते हैं, दे वांट थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, लेकिन उनका ब्लाइंड स्पॉट होता है लिब्रा यानी तुला राशि, जो कि होती है डिप्लोमेसी की राशि, जो कि होती है लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने की राशि, जो होती है म्यूचुअल हार्मनी की राशि। यानी कि रिलेशनशिप्स में भी ये लोग थोड़े सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा होते हैं और दूसरों की तरफ रिलेटिवली कम ध्यान दे पाते हैं, या दूसरों की तरफ स्मॉल टॉक करना, एक ग्रुप बनाकर चलना, सोशल नेटवर्क्स बनाकर चलना, इसमें उन्हें समस्या होती है। तो अगर उन्हें ऐसा पार्टनर मिलता है जो कि लिब्रा या तुला राशि के गुण लिए हुए है, तो वो तुला राशि के गुणों को, जो मेष लग्न के ब्लाइंड स्पॉट हैं, उनको पूरा कर सकता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में रहना पसंद करता है, रिलेटिवली सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, जो कि इतना ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप्स नहीं बना पाता, नहीं निभा पाता, अगर ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि रिश्तों को अच्छे से निभाता है, तो दोनों की गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चल जाएगी। इसी को उल्टा करके देखते हैं। तुला लग्न अगर हो गया, तो तुला लग्न वाले क्या है? ऑल अबाउट अदर पीपल, इससे बात किया, उससे बात किया, सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं, स्मॉल टॉक हो रही है, बहुत ज्यादा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है, लेकिन बातचीत सबके साथ है, सो दे नो एवरीबडी। इनका ब्लाइंड स्पॉट इनका 7वां घर हो जाता है, वो विच इज मेष। मेष क्या कह रहा है कि दूसरों पर तो ध्यान देना है, लेकिन खुद पर कौन ध्यान देगा? अब बाहर जा रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, स्पेशली तुला लग्न में आपको पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट से बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं, बिजनेसमैन, मार्केटिंग पीपल, सेल्स पीपल। तो पूरा दिन आप बाहर घूम रहे हैं, पूरा दिन आप दूसरों से बात कर रहे हैं, तो घर आकर आपका ख्याल कौन रखेगा? हु विल टेक केयर ऑफ यू? सो दैट कैन बी डन बाय मेष लग्न। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट कैन बी डन बाय मेष लग्न। तो आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है उसे फिलअप कर सकते हैं। तो वो सीरीज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा, नहीं तो नीचे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक किया हुआ है। अपने लग्न के हिसाब से अपने 7वें घर को जानिए। तो 7वां घर हियर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं 11वें घर की। 11वां घर जो है, ये घर हमें दिखाता है हमारे नेटवर्क सर्कल्स की, और हमारे जो लाभ हो रहे हैं लाइफ में, जो गेन्स हो रहे हैं, उसको भी ये घर दिखाता है। हाँ, लेकिन सिर्फ 11वां घर है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बात वो नहीं होती है। दरअसल 11वां घर 2 वजहों से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो ये कि 11वें घर की सीधी दृष्टि होती है आपके 5वें घर में। 5वां घर दिखाता है आपके बच्चों को। नेचुरल सी बात है, बच्चों का सुख आपको शादी के बाद ही मिलेगा। 5वां घर शादी के साथ भी कनेक्टेड होता है। उसके साथ साथ ही आपका 11वां घर आपके 7वें से 5वां है, यानी कि 5th फ्रॉम योर 7th। तो शादी के थ्रू, रिलेशनशिप्स के थ्रू आपको क्या गेन होता है, आपको क्या मिलता है इवेंचुअली। जैसे कि यू गेट मैरिड, यू गेट किड्स, राइट? ठीक वैसे ही वो शादी से इवेंचुअली आपको क्या मिलेगा, कैसा लाभ होगा, कैसा गेन होगा, वो आपका 11वां घर दिखाता है। तो जस्ट बिकॉज दूसरा घर है, जस्ट बिकॉज 7वां घर है, जस्ट बिकॉज 11वां घर है, इसीलिए ये घर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देयर इज समथिंग डीपर गोइंग ऑन हियर। लेकिन जहां तक शादी की बात हो, वहां पर आपको 5वां घर, पहला घर और 9वां घर ये भी देखना होता है। पहला घर बिकॉज इट इज योर असेंडेंट, वो दिखा रहा है कि आप कौन हैं, आपके जीवन में चेंज हो रहा है या नहीं। 5वां घर अगेन मैरिज प्लस योर चिल्ड्रन, मोस्टली योर चिल्ड्रन। और 9वां घर होता है नॉट जस्ट योर फादर बट ऑल्सो योर फेट, यानी कि आपका किस्मत।
तो इतने सारे घर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा कि जब भी आपका सेकंड घर के 7th हाउस के 11th हाउस के जो रूलर्स होते हैं वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं इन घरों में, तो एक्टिवेट हो जाता है मैरिज का पीरियड। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको क्या देखना है कि आपका असेंडेंट यानी कि पहले घर का लॉर्ड 5th हाउस में 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो तो भी इस तरीके के जो पीरियड्स हैं वो आपके लाइफ में ट्रिगर हो सकते हैं। 5वें घर के जो लॉर्ड हैं, 9वें घर के जो लॉर्ड हैं, वो भी एक दूसरे के घरों में जब गोचर कर रहे होते हैं या 7वें घर में गोचर कर रहे होते हैं या फिर 11वें घर में गोचर कर रहे होते हैं, उस समय पर भी शादी के जो टाइमिंग्स हैं या जो पीरियड्स हैं वो बन सकते हैं। दे आर रिलेटिवली गुड टाइम्स, रिमेंबर दैट। अब जो दूसरा तरीका होता है टाइमिंग ऑफ मैरिज पता करने का, वो हम देख सकते हैं। ये रादर सिंपल है क्योंकि अगर आप हर एक ग्रह का गोचर पता करते रहेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप अपनी विंशोत्तरी दशाओं को देखिए। आप जानते हैं कि विंशोत्तरी दशा सिस्टम 120 साल का सिस्टम होता है जहां पर हर प्लैनेट को कुछ साल दिए हुए होते हैं। जुपिटर को 16 साल मिलते हैं, राहु को 18 साल मिलते हैं, शनि को 19 मिलते हैं। तो इस तरीके से साल दिए हुए होते हैं, बांटे हुए होते हैं। इन महादशाओं के अंदर अंतरदशाएं चलती हैं, तो सारे प्लैनेट्स की महादशा आएंगी और उनके अंदर सारे प्लैनेट्स की अंतरदशाएं आएंगी। फिर उन्हीं अंतरदशाओं के अंदर सारे प्लैनेट्स की प्रत्यंतर दशाएं आएंगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी राहु की दशा चल रही हो, राहु की दशा के अंदर राहु की ही दशा चल रही हो, तो राहु प्लस राहु दशा, और उसके अंदर वीनस की दशा चल रही हो। तो ये जो वीनस की दशा है, ये कुछ दिनों की होगी, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना मैक्सिमम। और जो अंतरदशा है वो भी अगेन राहु की चल रही है, सेकेंड दशा, वो हो सकती है 1 साल की, 1.5 साल की, और जो महादशा है वो अगेन 18 साल की होती है। सो दैट इज हाउ थिंग्स प्रोग्रेस। तरीका बहुत ही सिंपल है। चेक कीजिए कि आपके 7वें घर के स्वामी कौन से ग्रह हैं और उनकी दशाएं या अंतरदशाएं कब आ रही हैं। ओके, जब भी दशाएं और अंतरदशाएं आएंगी वहां पर आपको शादी करने के लिए अच्छे पीरियड्स मिल सकते हैं, मिलेंगे ही। दैट्स नॉट देयर बिकॉज 7वें घर में कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या क्या दृष्टियां हैं 7वें घर पे, ये देखना बहुत जरूरी होता है, पर फिर भी मिल सकती हैं। इसके साथ साथ ही आपके जो दर कारक हैं, यानी वो प्लैनेट जिनकी आपके कुंडली में सबसे कम डिग्रीज हैं, अगर उनकी भी दशाएं अंतरदशाएं आए तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरली इट्स नॉट वेरी कॉमन टू चेक विया दर कारका, पर आप फिर भी देख सकते हैं। 5वें घर के, 9वें घर के या असेंडेंट के भी ये जो प्लैनेट्स हैं, ये दोनों साथ मिलके भी आपके लिए कुछ ट्रिगर कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर 5वें घर में आपके वीनस हैं, ओके, एंड असेंडेंट इज अगेन मार्स, तो मार्स के अंदर अगर वीनस की दशा आती है या फिर आपके 7वें घर में वीनस की दशा आती है, तो भी आप लोगों के लिए ये काम कर सकता है। सो दोज आर अ फ्यू वेज इन विच यू कैन फाइंड रिलेटिव टाइमिंग्स। हाँ, लेकिन मैं जिस टाइमिंग को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, सबसे ज्यादा इस पे फोकस करती हूँ, वो टाइमिंग्स कौन सी है वो बताती हूँ। व्हेन आई लुक एट अ चार्ट स्पेशली फॉर मैरिज, तो मैं ये देखती हूँ कि जुपिटर कहाँ है, जुपिटर कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर के ट्रांजिट बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि जीवन में सुख समृद्धि देने वाले जुपिटर होते हैं, मैरिटल हैप्पीनेस देने वाले भी जुपिटर होते हैं। यही वजह होती है कि बहुत सारी लड़कियां जो कहती हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हो रही है, उनको कहा जाता है कि आप लोग थर्सडे के दिन व्रत किया कीजिए, तो उससे शादी में थोड़ा गेन मिलता है। ओके, सो दिस इज वाई जुपिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ ही आपको देखना होता है सैटर्न को, बिकॉज सैटर्न विल गिव यू चैलेंजेस। जुपिटर बिगेस्ट बेनिफिट, सैटर्न बिगेस्ट मैलेफिक। सबसे ज्यादा सुख समृद्धि सुविधाएं जुपिटर से आएंगी और सबसे ज्यादा आपके लाइफ में जो चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स हैं वो सैटर्न से आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी याद रखिए कि 10वां भाव दुनिया के सामने आप क्या हो, और 11वां भाव जो कि बताता है कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सैटर्न के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो चाहे सैटर्न चैलेंजेस दे, चाहे ऑब्स्टिकल्स दे, सैटर्न को देखना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो इवन दो मैरिज, अट्रैक्शन, ये सारी चीजें वीनस से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी शादी जो बंधन है, जो लीगल बंधन है, सोसाइटल बंधन है, वो जुपिटर से जुड़ा हुआ देखते हैं। तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में जुपिटर कहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं, कौन से घर से ट्रांजिट कर रहे हैं और कौन से घरों पर उनकी दृष्टियां हैं। अगर जुपिटर
आपके पहले घर में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपके 7वें घर में दृष्टि डालते हैं। ऐसे समय पर शादी ब्याह के लिए बहुत अच्छे मौके मिल जाते हैं। सो अगेन इट इज अ नाइस थिंग। यू कैन ऑब्वियसली फाइंड कि आपके अंदर नेचुरल एक इच्छा पैदा होती है टू बी विद समबडी, यू वांट टू बी विद पीपल। आप किसी बंधन में बंधना चाहते हो, लीगल बंधन में बंधना चाहते हो, तो ऐसा भी होता है। 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो जनरली टुवर्ड्स चिल्ड्रन you feel more inclined that you want to have children in your life, because of which you might want to get married. 9th house से transit कर रहे हैं, you might feel like that you want to, you want fate to work for you. किस्मत से अब आपके जीवन में कुछ चमक जाए, पिताजी कोई लड़का लेके आ जाए, या किसी घर के किसी फंक्शन में आपको कोई मिल जाए who is able to provide you with long lasting marital relationship. तो इस तरह की चीजें भी देखने में आती हैं। अगेन द सेम गोज फॉर सैटर्न। अगर सैटर्न डायरेक्टली 11वें घर में बैठे हुए हों, आपके 11वें घर से ट्रांजिट कर रहे हो तो 5वें घर को देख रहे होते हैं। 5वां घर भी शादी से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब 11वें घर में होते हैं तो वो आपके 5वें घर को डीले करते हैं, यानी उस समय पर आपकी मैरिज डीले हो सकती है। कुंडली में भी अगर 11वें घर में बैठ के 5वें को देख रहे होते हैं तो मैरिज को डिले कर देते हैं। तो उनकी जो डायरेक्ट दृष्टि है, ढैया है या साढ़े साती है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि आपको नहीं लगता कि जो लोग अपने साढ़े साथी के दूसरे फेज में होते हैं, कुछ शादियां बहुत कर रहे हैं इस समय पर, स्पेशली जिनकी कुंभ राशि थी, साढ़े साथी का दूसरा फेज चल रहा था, दे वर गेटिंग मैरिड इन लार्ज नंबर्स। और उससे पहले जिनकी कैप्रिकॉर्न राशि थी, जिनके साढ़े साथी का दूसरा फेज चल रहा था, दे वर गेटिंग मैरिड इन लार्ज नंबर्स। तो कैप्रिकॉर्न और कुंभ राशि वाले बड़ा शादियां कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे? बिकॉज सैटर्न कम्स टू योर 1st हाउस एंड इट इज डायरेक्टली लुकिंग एट योर 7th हाउस, एंड सैटर्न लीगली हर चीज को बाइंड करता है, बिकॉज सैटर्न इज लॉ एंड सैटर्न इज जस्टिस। तो एक तरफ तो जुपिटर हो गया, वो शादी को रिप्रेजेंट करता है, और लीगल बाइंडिंग, लीगल जो लॉज होते हैं उनको फॉलो करना, दैट इज सैटर्न्स वर्क। सो सैटर्न कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट योर मैरिज। अब आप कहेंगे कि भाई ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए तो सैटर्न तो 2.5 साल में ट्रांजिट करते हैं और गुरु लगभग 1 साल में ट्रांजिट करते हैं। तो क्या गुरु की वजह से हमें हर 12 साल में मौका मिलेगा और सैटर्न की वजह से हर 30 साल में मौका मिलेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट्स की दृष्टियां होती हैं, और अगर वो शुभ घरों में दृष्टियां कर रहे हों, 7वें घर में अच्छी दृष्टि कर रहे हों, या फिर आपके 2nd हाउस को, 11th हाउस को दृष्टि दे रहे हों, वहां से अच्छे बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहे हों, तो शादी के टाइमिंग्स को देखा जा सकता है। एज आई सेड, ये रिलेटिवली अच्छे टाइमिंग है। आपके लिए एग्जैक्टली अच्छा टाइम क्या हो सकता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है, कौन से घर कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरे हाउस का, 7वें हाउस का, 5वें हाउस का, 9वें हाउस का, पहले हाउस का, 11वें घर का लॉर्ड कौन है, यानी इन सारे घरों के स्वामी कौन कौन हैं, और वो आपको किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं, क्या उन पर काम करने की जरूरत है, इत्यादि इत्यादि, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से इस बारे में बात करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत ही सिंप्लीफाई होकर मिलेगी। तो इतने सारे अलग अलग चीजों पर फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। तो खुद बैठकर ये मत देखते रहिए कि 2nd हाउस यहाँ एक्टिवेट हो गया, 7वां यहाँ एक्टिवेट हो गया, 11वां यहाँ एक्टिवेट हो गया, आई शुड गेट मैरिड। डोंट डू दैट। इंस्टेड यू टॉक टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड उनको बताइए, अपनी कुंडली दीजिए, एंड लेट देम फिगर आउट द राइट टाइम फॉर मैरिज फॉर यू। और उसके साथ ही जब भी शादी करें तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि कहाँ कहाँ पर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पर ख़राब हो सकती हैं, और ख़राब चीज़ों को अच्छा या बेहतर कैसे किया जा सकता है। दैट इज़ हाउ मैरिजेस विल वर्क। एंड रिमेंबर, अगर आप कुंडली देखकर शादी नहीं भी करते, अगर आपको पता ही नहीं कि आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप उस शादी में कितना काम करना चाहते हैं। हाउ मच एफर्ट आर यू रेडी टू पुट इन टू मेक दैट मैरिज वर्क। नाउ आई अंडरस्टैंड कुछ लोग बिल्कुल इनकम्पैटिबल होते हैं, बात नहीं बनती है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों की कुंडलियों में शादी इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ पॉसिबिलिटी, या बहुत ज़्यादा उन्हें गेन नहीं देती। ऐसा बहुत कम कुंडलियों में होता है, डोंट वरी। वेरी रेयर आपको बिल्कुल सन्यासी टाइप की कुंडली मिलेगी जहाँ पर शादी इज़ नॉट रियली ए गुड ऑप्शन। बट अदरवाइज शादी में द मोर यू वर्क द बेटर रिजल्ट्स यू गेट। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू टाइमिंग तो आपको समझ में आ गई होगी, कंपैटिबिलिटी का बेसिक क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। इवेंचुअली इट्स हाउ मच यू आर रेडी टू वर्क
हाउ मच एफर्ट यू रेडी टू पुट इन, एंड कितना हेडेक आप उठा सकते हो उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए. दैट्स वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. तो शादी के बारे में ऐसी ही और बातें हम आगे जाके भी करते रहेंगे. बट वट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड इज दिस. नंबर 1, इफ यू रियली वॉन्ट टू नो, टॉक टू एन एस्ट्रोलॉजर. ओके. और जब पीरियड सही हो, कोशिश कीजिए कि शादी तभी की जाए. आप अभी 24 के हैं, शादी का पीरियड 28 साल की उम्र में आ रहा है. प्लीज डू नॉट गेट रेस्टलेस एंड प्लीज डू नॉट गेट मैरिड राइट नाउ. बिकॉज ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपने ज़बरदस्ती अभी शादी तो कर ली, बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे नहीं मिलेंगे. वो रिश्ता बहुत दुख देकर भी जा सकता है. एंड जो मोस्टली मैंने देखा है वो ये होता है कि आप सेकेंड शादी के लिए उतना अच्छा पॉजिटिव नज़रिए से सेकंड शादी की तरफ नहीं बनते, जो कि एक्चुअली में आपकी शादी होनी चाहिए थी, एक्चुअली में जो आपके लिए सही व्यक्ति होना चाहिए था. कई बार लोग ऐसे ही पेरेंट्स के दबाव में आकर शादी कर डालते हैं, जबकि शादी का जो एक्चुअल पीरियड है वो देर से शुरू हो रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज दे आर मैरिड, दे हैव किड्स, एंड देन जब शादी का पीरियड शुरू हो रहा होता है, दे नेचुरली कम अक्रॉस पीपल जो उनको अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अफेयर्स पर से, बट दे गेट अट्रैक्टेड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, और फिर उनको अपनी शादी को निभाने में समस्याएं आने लगती हैं. सो इस तरह की समस्याओं से खुद को क्यों रुबरा करना, क्यों गो फॉर अ बैड रिलेशनशिप, वाई गो फॉर अ बैड मैरिज. इंस्टेड वेट इट आउट, वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट पर्सन, एंड व्हेन थिंग्स गो इन अ वेरी कंपैटिबल वे, देन ओनली गेट मैरिड, एंड देन यू विल हैव अ हैप्पियर मैरिड लाइफ. इसका मतलब ये नहीं है कि शादी में काम नहीं करना, काम फिर भी करना पड़ता है, बट एटलीस्ट यू आर इन, आपकी फाउंडेशन अच्छी हो जाती है. तो उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा फाउंडेशन के बारे में सोचेंगे. शादी पहली है, दूसरी है, तीसरी है, डज नॉट रियली मैटर. व्हाट मैटर्स इज इफ यू आर रेडी एंड ही और शी इज द राइट पर्सन. सो आई होप दिस वर्क्स आउट फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.